तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में। हम जो 10th क्लास है उसके साइंस के चैप्टर्स की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे और हमने जो हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर है उसमें थोड़ा कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने देख लिया था कि एसिड है वो किस प्रकार से उसके जो गुण है वो क्या होंगे, बेस के गुण क्या होंगे और जो आपका सोल्ट होता है उसके गुण क्या होंगे। इसके साथ जो हमारा दैनिक जीवन होता है, ठीक है, उसमें हम बेस को किस प्रकार से काम लेते हैं, एसिड को किस प्रकार से काम लेते हैं और सोल्ट को किस प्रकार से काम लेते हैं। इसी के साथ में कुछ जो आपकी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं थी इनके लिए, उनके बारे में हमने बात की थी, इनसे संबंधित की। और अभी हम क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा पीएच के बारे में पढ़ा था, पीएच मान के बारे में। अभी हम क्या करेंगे, जो आपका पीएच स्केल है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो एक दो डेफिनेशंस और बची है उनको, जैसे विरंजक चूर्ण हो गया, ठीक है, ये आपके डावन सोडा हो गया, इनके सूत्र होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले हम देखेंगे पीएच स्केल के बारे में कि आपका पीएच स्केल क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हम देख सकते हैं कि किसी पदार्थ में ये एक पीएच स्केल होता है जिसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि यह पदार्थ बेस है या फिर एसिडिक है, मतलब अम्लीय है या फिर क्षारीय है। इसके बारे में हम देखेंगे। ये हमारे पास एक पीएच स्केल होता है जिसमें क्या होता है, अगर हम देखें तो 7 है, ठीक है। 7 से इधर आने पर आपको क्या है, अम्लीय मान मिलेगा। पदार्थ क्या है, अम्लीय प्रकृति का होता जाएगा। लेकिन 7 से ऊपर आप 14 तक जाओगे तो वो आपको क्षारीय रूप में मिलेगा, मतलब उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। अब कोई बोले सर 7 हो तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, 7 हो तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। तो 7 हो तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी उदासीन, इसकी डेफिनेशन भी हमने देखी थी, ठीक है, उदासीन। अगर 7 है उसका पीएच मान किसी भी पदार्थ का तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। ये हमारे पास एक पीएच स्केल है। अगर 1 मान है किसी का, ठीक है, या तो है 1 या फिर है आपका 14 मतलब 14 है, ठीक है। अगर 1 है तो वो क्या है, वो उसका पीएच एकदम से रेड होगा। क्यों? क्योंकि वो सब सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का होगा। अभी एक क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में आपके कि सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का कौन होता है, ऑब्जेक्टिव में आए और वहाँ पर आपको जो आपकी गैस्ट्रिक एसिड है वो मिल जाए, जो कि हमारी स्टोमक में पाई जाती है। स्टोमक मतलब आमाशय। इस चीज़ के बारे में याद करो, हमने लाइव प्रोसेस में बहुत अच्छे से कवर किया था। तो स्टोमक में जो पाई जाती है, ठीक है, एसिड पाया जाता है, अम्लीय प्रकृति का होता है और उसकी प्रकृति कैसी होती है, बहुत अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है। वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और इधर ये पाया जाता है आपका केमिकल सॉल्यूशन, बहुत सारे इसमें हमें मिल सकते हैं। और अगर आपको कोई लेमन का पूछे, मतलब नींबू की अगर पूछे कि नींबू का पीएच कितना होता है तो आप उसे 2 बता सकते हो, ठीक है। नींबू भी एक अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर हम उदासीन से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, उदासीन से हम 7 से मतलब कम की तरफ मिलेंगे तो आपको कलर चेंजेस भी मिलेंगे, ठीक है। अगर पहले मिलेगा आपको पीला, फिर थोड़ा हल्का पीला, फिर ऑरेंज, फिर आपको थोड़ा मतलब रेड होकर आपको बोल्ड रेड मिल जाएगा, गहरा लाल मिल जाएगा। और इधर भी इस प्रकार से होगा, पीला, थोड़ा बोल्ड पीला, फिर मतलब गहरा पीला, फिर हरा और गहरा हरा और उसके बाद में ब्लू और वॉयलेट, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्रम चलेगा। और हमारे पास कुछ यहाँ पर हमारे जो बेसिक है जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो चीज़ें में भी दी हुई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे लेमन का पीएच कितना है, एप्पल जूस का पीएच कितना है, टोमेटो जूस का पीएच कितना है, आपकी ब्लैक कॉफ़ी होती है या फिर कॉफ़ी होती है उसका पीएच कितना है, आपके दूध का पीएच। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि जैसे दूध हो गया, लेमन हो गया, ये चीज़ें आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मिल्क हो गया, आपका शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है, 7 होता है। न तो वो अम्लीय होता है न उदासीन होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पानी, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए बोर्ड एग्जाम में पानी कैसा होता है, पानी कौन सी प्रकृति का होता है, तो आपको लिखना है उदासीन होता है, ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय। फिर इग हो गया और आपका बेकिंग सोडा होता है, वो हो गया। और स्नैप सोप मतलब आपका हैंड वॉश, ठीक है। ऐसी चीज़ें हम देखने को मिल सकती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो पीएच है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अभी हम देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, मतलब कहाँ हम इसे देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई पूछे कि जो मनुष्य है
उसके शरीर का पीएच कितना होता है? किसका? मनुष्य के शरीर का पीएच वो मिलेगा आपको 7 से 7.5 तक। समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के शरीर का पीएच कितना होता है। या फिर आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, जो कि अम्लीय वर्षा होती है। इसके बारे में हमने आपके जो लास्ट चैप्टर्स है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। तो अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होगा? अगर कोई पूछ ले, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भाई अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे? उसका पीएच मान होता है 5.6 से कम। ठीक है, कितना? 5.6 से क्या होगा? कम होगा। या फिर अगर आपको पूछ ले कि मनुष्य के मुंह का पीएच, जो हमारा मुंह है, मुख है, इसका पीएच कितना होगा? एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए तो वहाँ पर आपको लिखना है 5.5 से कम। अगर वो 5.5 से कम हो रहा है तो क्या होगा? आपके जो दांत हैं वो टूटने लग जाएंगे। ठीक है, अगर 5.5 से कम है तो क्या है? आपके दांत टूटने लग जाएंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि पीएच और कहाँ पर पाया जाता है? जो मधुमक्खी है, उसमें मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? एसिडिक अम्ल। ठीक है, और पीएच का हमें और क्या लाभ मिल सकता है? यह पौधों के उपज के लिए मतलब एक अच्छा सोर्स है। यह पौधों के उपज के लिए या फिर जो आपकी भूमि है उसके लिए क्या है? एक अच्छा सोर्स है। क्या है? एक अच्छा सोर्स है। इसके साथ में हम और भी कई यूज़ देखने को मिल सकते हैं। हमें पीएच के बहुत सारे यूज़ देखने को मिलते हैं कि कहाँ पर पीएच कितना हो रहा है जो हमारे दैनिक जीवन में उसमें। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि आपका लवण है। लवण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सोल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी देखा था। इसकी जो आपको डेफिनेशन है, मतलब इसके जो आपको रासायनिक समीकरण मिलेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, वो पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे किए थे, तो यहाँ पर इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सोल्ट। और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? सबको पता है, एसिड प्लस बेस दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सोल्ट प्लस H2O। H2O आप सबको पता है जल है। एसिड क्या होगा? अम्ल। अगर हम क्या करें? अम्ल और क्षार की अम्ल व क्षार की आपस में क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? लवण और जल का निर्माण होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो वीडियो को भी लाइक कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ ली है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, रासायनिक जो समीकरण होते हैं, रासायनिक जो हमने देखी थी, वो पिछली वीडियो में हमने 2 से 3 बार की थी और बहुत सारे रूप में उसे देख लिया है, तो यहाँ पर बताने की उसे ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखेंगे कि जो लवण है उसमें रसायनों का निर्माण किस प्रकार से होगा। ठीक है, यह आपका बेसिक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा हूँ कि आप इसे आराम से प्रॉपर नोट्स के साथ बना ले। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले हम देखेंगे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा? अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, किसमें? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास किसका निर्माण होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? निर्माण होगा। अभी इसकी रिएक्शन देख सकते हैं। इसकी हमारे पास ये रिएक्शन है 2NaCl प्लस 2H2O। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। इसमें हम जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या हो गया? इसके जो नाम है वो भी आप साथ साथ नोट कर लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड प्लस आपका H2 गैस बनेगी। अभी हम देखें कि इसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं।
कोई बोले कि इसका उपयोग हम किधर कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखते हैं हम। तो उपयोग लिख दो आप। इस रिएक्शन के आधार पर हम उपयोग देखेंगे। जो H2 गैस है, ठीक है, H2 गैस कैसे होगी, ये आपको पता है H2 एक गैस हो रही है, ठीक है। जो क्लोराइड है वो क्या करेगा, जल को जल के स्वच्छता में काम करेगा। ठीक है, और H2 क्या करेगी, ये अग्निनाशक गैस होगी या फिर ईंधन के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। और जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या होगा, या तो धातुओं से जो आपका ग्रीस होता है, क्या होता है, ग्रीस की सफाई में काम करेगा। अगर किसी धातु पर ग्रीस लग रहा है तो उसकी सफाई में, ठीक है। आप देख सकते हो कि बहुत सारे आपकी मेटल्स होती है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, वो या तो गंदी हो जाती है या फिर और कुछ उनको मतलब ग्रीस वगैरह लग जाता है, तो उनको क्या करते हैं, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके जलीय विलयन में डाल दिया जाता है। उससे क्या होगा, ये साफ़ हो जाएगा। और इसी के साथ क्या है, इसका उपयोग सफाई में भी किया जाता है। मतलब आपके जो कागज़ फैक्ट्री है वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है, वो भी आप लिख सकते हो। इसके बाद में हम देखेंगे विरंजक चूर्ण, इसके बारे में। अभी विरंजक चूर्ण के बारे में हम बेसिक देखते हैं कि विरंजक चूर्ण होता क्या है। कि क्या होता है, आपके बहुत सारे कपड़े होते हैं। अब मानो आपके पास एक कपड़ा है, अगर हम उसे गर्म विरंजक चूर्ण किसी पानी में डालकर उस कपड़े को उसमें डाल रहे हैं, अगर आपके पास ब्लैक कलर में कोई कपड़ा है तो वो वाइट में बदल जाएगा, ठीक है। येलो में है तो भी वाइट में बदलेगा, किसी भी कलर में है वाइट में बदल जाएगा। अभी कोई अपने पास होशियार बच्चा है, वो बोले सर वाइट में हो तो किस में बदलेगा, ब्लैक में? नहीं। येलो में? नहीं। और कोई आंसर? नहीं, वो नहीं होगा। अगर वाइट में हमारे पास पहले से कपड़ा है और विरंजक चूर्ण हम उसमें डाल रहे हैं तो क्या होगा, वो वाइट में ही रहेगा। इसका उपयोग हम कपड़ों के विरंजक मतलब जो वाइट कपड़े हैं उनकी सफाई में भी कर सकते हैं। इसकी जो निर्माण विधि है वो क्या होगी, शुष्क बुझे हुए चूने। शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया करवाने से क्या होगा, हमारे पास विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। ये हमारे पास इसकी रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो शुष्क बुझा हुआ चूना है उसमें हम क्लोरीन की क्रिया करवा रहे हैं, जिससे हमारे पास क्या हो रहा है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है ये, उसका निर्माण हो रहा है और साथ ही जल का निर्माण हो रहा है। अगर हम इसका उपयोग देखें, क्या देखें, अगर इसका हम क्या करें, उपयोग देखें, तो इसका उपयोग कहाँ पर होगा, कपड़ों में विरंजक के रूप में। किसमें? कपड़ों में विरंजक के रूप में, या फिर कागज उद्योगों में जो लकड़ी है, लकड़ी मज्जा के रूप में। लकड़ी मज्जा के रूप में भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बोले सर लकड़ी मज्जा क्या होगी, तो आपको पता है कागज़ हमारे पास कैसे होते हैं, नॉर्मली वाइट कलर में होते हैं। अब वो बोले सर हमारे पास, हमने तो पीला जो पेपर होता है वो भी देखा है। अरे उसमें क्या होता है, उसमें हम आगे कलर मिक्स करके उसे बना लेते हैं, लेकिन पहले हमारे पास जो उसका लिक्विड प्राप्त होगा वो होगा हमारे पास वाइट कलर का। सबको पता है जो आपके पेपर्स है वो ट्रीज से बनते हैं, मतलब पेड़ पौधों से बनते हैं। तो पेड़ पौधों की लकड़ी क्या है, वो जरूरी थोड़ी ना केवल वाइट ही रहेगी, वो हरी भी रहती है, आपकी चॉकलेटी कलर में भी रहती है, रेड कलर में भी रहती है। तो हम क्या करते हैं, उस लकड़ी में अगर विरंजक चूर्ण मिला देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाइट में हो जाएगी। आपको पता है विरंजक चूर्ण का कार्य क्या होता है, वाइट करना ही इसका कार्य होता है।
इसके बाद में हम देखेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। आपको पता है जो ब्रेड होती है, ठीक है, ब्रेड का नाम सबने सुना है, ब्रेड होती है खाने वाली, वो फूली हुई क्यों होती है? आपको सॉफ्ट होती है, वो एकदम से रफ मतलब सॉफ्ट होती है और फूली हुई होती है, ठीक है, गद्देदार होती है। क्यों? क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। अगर हम क्या करें, हमारे जो आटा है उसमें बेकिंग सोडा मिला दें तो सभी रोटी कैसी है आपकी? फूली हुई मिलेगी। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है खाने के लिए, जैसे इडली हो गई, डोसा हो गया, ये चीज़ें क्या आपको सॉफ्ट मिलेगी और फूली हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा ये दुर्बल और असक्षारक रहेगा। दुर्बल रहेगा, असक्षारक मतलब इसमें जब ये रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर मुक्त कर देगा, और ऑक्सीजन को अपने अंदर से बाहर मुक्त करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपना स्थान छोड़ेगा, ठीक है, अपना स्थान छोड़ेगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा और फूल जाएगा। ये हमारे पास इसकी रिएक्शन है, ठीक है। उसमें हमारे पास किसका निर्माण हो रहा है, जो आपका बेकिंग सोडा है उसका निर्माण हो रहा है। रिएक्शन मैंने पहले भी बताई है, देख लो आराम से। इसके बाद में अगर हम खाना पकाते समय या गर्म करते समय इस रिएक्शन को देखिए तो ये अलग में होगी, ठीक है। यहाँ पे 2NaHOH CO3 है, उसमें से ये चीज़ें बाहर मिलेगी आपको। जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो देखने को मिलेगा। अभी कोई बोले सर इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो आप उपयोग भी नोट डाउन कर लो कॉपी में कि हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। खाना बनाने में मान लो, किस में हुआ, आपका जो खाना बनाना है, या फिर और भी कई चीज़ें मिलती है, इडली बनाने में, डोसा बनाने में, ब्रेड को फुलाने में, किसको, ब्रेड को फुलाने व सॉफ्ट बनाने में। ब्रेड को फुलाने व सॉफ्ट बनाने में हम किसका उपयोग करेंगे, विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे। अभी हम करेंगे जो आपका बेकिंग सोडा है, सॉरी दोने का सोडा है, उसे हम क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा भी बोलेंगे, बेकिंग सोडा। इसका कार्य हम देखेंगे, पहले इसकी निर्माण विधि देखेंगे। ये क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से। अब बोले सर क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्रिस्टलीकरण की डेफिनेशन मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई है और अभी वापस आपको क्रिस्टलीकरण की वीडियो में बता दूंगा, से प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करें, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करें तो हमारे पास जो आपका दोने का सोडा है, जिसका सूत्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वो प्राप्त होगा। अभी देख लो, सोडियम कार्बोनेट का अगर हम पुनः क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं तो आपको जो आपका दोने का सोडा है वो प्राप्त हो रहा है। इसके उपयोग कहाँ होंगे, उपयोग मिलेंगे आपको देखने को कागज या फिर कांच या फिर उद्योगों में, कागज कांच आदि के उद्योगों में इसके उपयोग देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा या फिर क्या मिलेगा आपकी घरों की सफाई में, जो घरों की सफाई होती है, मतलब घरों की सफाई करने में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और जो बेकिंग सोडा है उसका उपयोग हम क्या करते हैं, कपड़े धोने में डिटर्जेंट के रूप में कर सकते हैं, जैसे आपकी नील हो गई या फिर और कोई अन्य डिटर्जेंट पाउडर है, वो बेकिंग सोडा में ही आता है। इसके बाद में हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी की फुल फॉर्म होगी प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे आपने देखा होगा हड्डी टूटने पर क्या होता है, डॉक्टर है वो आपको एक वाइट कलर में एक पट्टा चढ़ाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब कठोर होता है, वो पीओपी ही होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसमें इसमें क्या होगा, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, 373 केल्विन ताप मतलब 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। क्या करेगा, जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। ये क्या है हमारे पास, ये है जिप्सम, इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर रहे हैं तो ये क्या होगा, कैल्शियम त्याग कर जल के अणु त्याग कर आपके कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है और ये क्या कर रहा है, जल के अणुओं को बाहर त्याग रहा है। अभी अगर हम इसका उपयोग देखें, कैल्शियम सल्फेट बनाने पर जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, सबको पता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग हम कहाँ पर कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं हम खिलौने बनाने में, ठीक है, या फिर हड्डी की रिकवरी के लिए या फिर घरों की सजावट के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। अभी हम इसके उपयोग देखेंगे।
खिलौने व सजावट में या फिर क्या हो जाएगा, जो आपकी हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूटने पर आपको क्या है पीओपी का ही वो पट्टा चढ़ाया जाता है, या फिर दीवार को चिपकाने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे जो आपका क्रिस्टलन जल होता है उसके बारे में, जो एक छोटा सा बेसिक पॉइंट है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले रिकमेंड करूंगा वो देखो, फिर भी आप यहाँ पे अगर वापस देख लो इसे। लवण के एक सूत इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन जल कहते हैं। समझ गए, लवणों के एक सूत इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन जल बोलेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास CuSO4 या फिर CuSO4 डॉट इंटू 5H2O। ठीक है, ये चीज़ आई होप सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आपका जो ये चैप्टर है बेस, एसिड और सॉल्ट, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। पहले आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आ रही है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।